नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट most political parties, and I'm sure others will also see reason, and this law will become a reality very soon. वित्त मंत्री अरुण जेटली को भरोसा, बजट सत्र में जीएसटी बिल हो जाएगा पास, लेकिन कांग्रेस ने नहीं खोले अपने पत्ते। नहीं, वो जीएसटी वगैरह और किसी बिल पे कोई चर्चा उस पे जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं। आखिरी घंटे में आज निचले स्तरों से बाजार ने खुद को संभाला। सेंसेक्स 115 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 7,400 के पार। लेकिन टाटा स्टील के बेहद खराब नतीजे, कंपनी का घाटा 2,000 करोड़ के ऊपर पहुंचा। यूरोप के बिजनेस से भी निराशा। कॉल ड्रॉप रोकने में फिर फिसड्डी साबित कंपनियां, दिल्ली समेत 6 शहरों में टेस्ट ड्राइव में हुई बुरी तरह फेल। नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया झटका, मैनेजमेंट कोटा खारिज करने के फैसले को किया खारिज। और सीएनबीसी आवाज की साल की धमाकेदार शुरुआत, पहले 4 हफ्तों में आपके नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल ने किया 64% मार्केट पर कब्जा, करीबी प्रतिद्वंदी से आवाज 2 गुना बढ़ा। और आज आवाज एट 9 की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ करेंगे जिसका साथ आप हर पल देते हैं, जो हर पल आपके साथ रहती है। आप तकलीफ में होते हैं उसकी वजह से। जी, हम बात कर रहे हैं कॉल ड्रॉप की। आप किसी को कॉल लगाते हैं और पता चलता है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड या 10 सेकंड बात हुई और कॉल ड्रॉप हो गया। पैसे भी कटते हैं, बात भी नहीं हो पाती है। इधर टीआरएआई की सख्ती और तमाम कोशिशों के बावजूद कॉल ड्रॉप के मोर्चे पर कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। टीआरएआई के ड्राइव टेस्ट के नतीजे तो इसी और इशारा करते हैं। इस टेस्ट में क्या नतीजे निकले हैं बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कविता थपलियाल जुड़ गई है। कविता, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज देखने के लिए जो टेस्ट किया था उसके नतीजे आप हमें बताएं डिटेल में। कौन सी कंपनी कहां स्टैंड कर रही है? बिल्कुल विपिन, जैसे कि आपने बताया, ट्राई के बार बार लताड़ने के बावजूद भी कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने सुध नहीं ली है। ट्राई की तमाम सख्ती के बावजूद उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। जो ड्राइव टेस्ट किया गया है वो दिल्ली समेत 6 शहरों में किया गया है और 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। सारी टेलीकॉम कंपनीज के जो कॉल ड्रॉप के आंकड़े हैं वो 2% से ज्यादा है। वोडाफोन देखिए, 4.25% पे यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। एयरसेल, आइडिया 2.5% यहां पे कॉल ड्रॉप का नंबर इनका आया है। सबसे ज्यादा इस पूरी लिस्ट में है एमटीएनएल, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10%, और 3G में ये 7% तक नंबर पहुंच चुका है। मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, ये 3 एरियाज ऐसे हैं, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पे सबसे ज्यादा खराब नंबर्स आए हैं कॉल ड्रॉप के। आप देख सकते हैं यहां पर रिलायंस कम्युनिकेशन का ऑलमोस्ट 4% के पास ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई की सख्ती को गंभीरता से नहीं लिया है और कॉल ड्रॉप को लेकर तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपके साथ ये वाली स्क्रीन पर सामने जो पहला ग्राफिक है, 3 बड़ी कंपनियां देश की, वोडाफोन की जिसमें आपने बात की 4% से ऊपर है, और अभी हमने देखा वोडाफोन देखिए 4% से ऊपर का कॉल ड्रॉप यहां पर दिखा रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन करीब 3%। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी सबसे ज्यादा डांट लगा रही है कंपनियों को, वहां हालत देखिए करीब 10% का कॉल ड्रॉप। बहुत शुक्रिया कविता इन आंकड़ों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई कॉल ड्रॉप की, लेकिन अब आपके लिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि बजट आने वाला है और बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बजट की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर सीएनबीसी आवाज आपके साथ है, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं और बजट पर बारीक नजर के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर बजट में क्या होगा। सबसे पहले आज का बजट अपडेट ले ले। बजट की तारीखों का ऐलान हो गया है। सरकार ने तारीख तय होते ही उम्मीद भी जता दी कि इस बार बजट सेशन में जीएसटी का बेड़ा पार लग जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू को पूरा भरोसा है कि बजट सत्र में जीएसटी समेत बैंक्रप्सी बिल और रियल एस्टेट रेगुलेटर जैसे बिल पास होते दिखेंगे। इससे पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बजट सत्र का ऐलान किया गया। आपको बता दें, बजट का पहला सत्र 23 फरवरी से 16 मार्च के बीच तक चलेगा।
25 फरवरी को रेल बजट पेश किया जाएगा और 26 फरवरी को आर्थिक सर्वे और 29 तारीख को आपके लिए आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल को शुरू होगा और 23 मई तक चलेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जीएसटी को लेकर अब सरकार एक बार फिर आश्वस्त दिख रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि ज्यादातर दल जीएसटी के साथ हैं और बिल अब हकीकत बनने जा रहा है। Or having one of the most efficient indirect tax legal regimes in the world. It's been cleared by one house of parliament. It's been supported by almost most political parties, and I'm sure others will also see reason, and this law will become a reality very soon. और जेटली साहब ही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का भी कहना है कि जीएसटी के अलावा इस सत्र में बैंकरप्सी बिल और रियल एस्टेट रेगुलेटर जैसे बिल भी पास हो जाएंगे। I am optimistic that the GST will be passed. I am optimistic that real estate development bill also will be passed. I am also optimistic about the bankruptcy bill also will be passed during this session. I appeal to all parties, as the country is moving forward, we need these legislation in the larger interest of the country. I appeal to them and I seek their cooperation also for passing these legislations in the budget session of the parliament. तो सरकार बड़ी उम्मीद जता रही है, उनके मंत्री बड़ी उम्मीद वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनका सहयोग जरूरी होगा, यानी कांग्रेस, जहां पहले 2 बार कई अहम बिलों को अटका चुकी है, उसने अभी भी अपने पत्ते खोले नहीं है। वो जीएसटी वगैरह और किसी बिल पे कोई चर्चा उस पे जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं। पार्लियामेंट पूरा सेशन चलना चाहिए मई तक, कर्टेल नहीं करना चाहिए। और दूसरा, स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होनी चाहिए, रिसेस होनी चाहिए। तो यहां पर 2 बातें हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री बड़े ही आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी आपने गुलाम नबी आजाद साहब को सुना, बहुत ही एक ठंडे अंदाज में कहा कि कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो क्या होगा आखिरकार? क्या उम्मीद लगाई जाए कि इस बार जीएसटी जैसा बिल या दूसरे अहम बिल पास होंगे? हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लक्ष्मण, दोनों मंत्रियों की बात आपने भी सुनी, आप रोज इन लोगों से मिलते हैं, क्या लगता है? क्योंकि 2 बार हमने देखा है बिल्स पास होने की बात हुई, बातचीत की बात हुई, दोनों पार्टियां करीब भी आई, जो बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिखी। इस बार कितनी उम्मीद है? विपिन, जब इन दोनों नेताओं के बयान आ रहे थे तो मैं भी वहीं पर था। पहले वित्त मंत्री का बयान आया, फिर वेंकैया नायडू का बयान आया। उसके बाद मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वाकई कांग्रेस और सरकार के बीच कोई बातचीत हो रही है जीएसटी बिल पास कराने को लेकर के। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस आश्वासन के साथ, जिस मजबूती के साथ सरकार दावा कर रही है, उस मजबूती के साथ बातचीत हुई नहीं है। बातचीत कमोबेश आज से 2 महीने पहले, यानी फिर संसद के पिछले सत्र के वक्त जहां तक बात पहुंची थी वहीं तक बात पहुंची है। कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी है, सरकार ने कहा कि हमने अपना जवाब दे दिया है। वेंकैया नायडू से जब पूछा गया ये बात कि कांग्रेस से 3 मांगों पर आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा 3 मांग पर सरकार का जो रुख था उनको बता दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख बता दिया। राहुल गांधी कह चुके जब तक हमारी 3 मांगे नहीं मानी जाती हम समर्थन नहीं करेंगे। यानी बात जहां का तहां है, मतभेद जहां का तहां पड़ा हुआ है। ये जो बातें कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, मुझे लगता है उसे बहुत ज्यादा दम अभी तक नहीं दिखा है। तो लक्ष्मण, इधर नंबर्स की बात करें तो भी लगता नहीं, क्योंकि 63 की संख्या बनती है राज्यसभा में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मिला के, लेकिन जो जितना बहुमत के लिए चाहिए, बिल पास कराने के लिए चाहिए, उस आंकड़े से बहुत दूर है। आपको लगता है कि आंकड़ों के खेल में भी बीजेपी कोई बाजीगरी दिखा पाएगी या सरकार? आंकड़ों के खेल में 2 बात, आंकड़ों के खेल में विपिन 2 बात है। पहली बात तो यह है कि जो 2/3 बहुमत चाहिए, तो सरकार को लगता है कि 2/3 बहुमत अभी आने में थोड़ा सा कांग्रेस आड़े आ रही है। लेकिन जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है वहां तक 2/3 बहुमत तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुछ सदस्य रिटायर कर रहे हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो वहां से राज्यसभा के नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसे में बीजेपी और सरकार की संख्या राज्यसभा में ज्यादा नहीं बढ़ेगी, गैर कांग्रेसी सदस्यों की संख्या राज्यसभा में ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे सरकार का समर्थन ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संविधान संशोधन विधेयक है, यहां आंकड़ों के साथ साथ सदन का ऑर्डर में होना बेहद जरूरी है, यानी हल्ला हंगामा ना हो। यानी कांग्रेस की संख्या घट भी जाए लेकिन वो हल्ला हंगामा करते रहे तो इस संविधान संशोधन बिल को आप पास नहीं करा सकते हैं। जी लक्ष्मण, फिलहाल बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सरकार एक तरफ आशान्वित है, लेकिन बहुत अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे अभी,
खासतौर पर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, नंबर गेम के मामले में जैसा लक्ष्मण बता रहे थे कि एज मिल भी गया, तो भी विपक्ष का सहयोग सरकार को चाहिए होगा अगर उन्हें महत्वपूर्ण बिल, जीएसटी और उसके अलावा जो बड़े बिल हैं वो पास कराने हैं। तो चलिए, ये आगे की बात होगी, देखना होगी कौन से बिल पास होते हैं। लेकिन बजट से जुड़ी और भी कई बातें हैं। बीमार पीएसयूज कंपनियों के लिए सरकार इस बजट में कुछ खास ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में एक ऐसी पॉलिसी लाने वाली है जिससे घाटे वाली पीएसयू कंपनियों में हिस्सा बेचना अब आसान होगा। इसके अलावा सरकार विनिवेश आयोग का गठन भी कर सकती है जो सरकार को समय समय पर विनिवेश के तरीके सुझाने का काम करेगा। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने का काम भी आयोग ही करेगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार 40,000 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रख सकती है। आगामी बजट के लिए इंडस्ट्री अपनी अपनी विश लिस्ट के साथ तैयार है। स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह ने सरकार से बजट में एविएशन सेक्टर पर टैक्स कम करने की मांग रखी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हवाई सेवा है उसकी जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, और वो कॉस्ट कम हो सकेगी अगर हम जो टैक्सेस हैं और तरह तरह के जो चार्जेस हम लगा रहे हैं उसको हम कम करेंगे। तो एक तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हमारा सबसे बड़ा इनपुट है उस पर जो टैक्स है उसको कम किया जाए, क्योंकि टोटल अगर आप देखें तो 3,000 करोड़ के करीब इकट्ठा होता है पूरे देश में एविएशन टर्बाइन फ्यूल से। दूसरा, जो एयरपोर्ट के हमारे चार्जेस हैं उनको कम करना चाहिए। ऑटो सेक्टर ने भी बजट से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के ईडी और केईडीआरएस कलसी की मांग है कि सरकार अच्छी सड़कों को बनाने पर अपना फोकस बढ़ाए। Government should be soft on, say, taxation of the auto sector, number one. Number two, they should be focused on infrastructure development, particularly the roads network. क्योंकि जितनी अच्छी रोड्स होंगी उतना ही लोग जो है ड्राइव करने में एंजॉय करेंगे और उतनी फिर ऑटोमोटिव सेल जो है वो बढ़ती है। तो ये दो हमारी मेन एक्सपेक्टेशन। तो चलिए, बजट के बाद अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। आखिरी घंटे में आज खरीदारी के बूते बाजार निचले स्तर से रिकवर होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 115 पॉइंट चढ़कर 24,338 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 40 पॉइंट चढ़कर 7,400 के पार जाने में कामयाब रहा। मिड कैप शेयरों में भी आज दबाव रहा और ये हरे निशान में बंद हुए। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी तेजी दिखी। मेटल्स, कैपिटल गुड्स, आईटी, ऑयल एंड गैस शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन फार्मा शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिली क्योंकि अमेरिका से कुछ ऐसी खबरें आई जिसमें कहा गया कि अब भारतीय ड्रग मैन्युफैक्चरर से वो रॉ मटेरियल्स नहीं खरीदेंगे। तो हमने देखा कि फार्मा में ल्यूपिन, वोकार्ड यहाँ पर 10% तो 2% के आसपास दोनों शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। कुछ नतीजे भी आज रहे। टाटा स्टील ने तीसरी तिमाही में बेहद खराब नतीजे पेश किए हैं। बाजार को करीब 1,000 करोड़ के घाटे की आशंका थी, लेकिन कंपनी ने 2100 ने करीब 2 गुने घाटे को यहां पर पोस्ट किया है। 2100 करोड़ से ज्यादा का घाटा दर्ज किया है। कमजोर मांग, पाउंड में मजबूती और रेगुलेटरी कॉस्ट के कारण कंपनी के मुनाफे पर यह दबाव देखने को मिला है। कंपनी की आय में भी करीब 17% की गिरावट देखी गई है। कंपनी में 74% की भारी गिरावट यहां पर हुई है। वहीं मार्जिन 9.1% से गिरकर मात्र 2.8% पर आ गए। इधर रिलायंस इंफ्रा ने अपनी सीमेंट कारोबार बिरला कॉर्प को बेच दिया है। कर्ज को कम करने की रणनीति के तहत कंपनी ने कदम उठाया है। ये डील 4,800 करोड़ में हुई है। डील का वैल्यूएशन $140 प्रति टन के हिसाब से हुआ है। रिलायंस इंफ्रा ने 2017 तक डेट फ्री होने का लक्ष्य रखा है, इसलिए कंपनी कई एसेट बेचने पर अब काम कर रही है। और आपके पसंदीदा चैनल सीएनबीसी आवाज ने 2016 की भी धमाकेदार शुरुआत की है। महानगर हो या गांव कस्बे, सीएनबीसी आवाज का झंडा हर जगह बुलंद है। 2016 के पहले 4 हफ्तों में सीएनबीसी आवाज का मार्केट शेयर 64% रहा है, जबकि सिर्फ अर्बन इलाके में आवाज का जो मार्केट शेयर वो 66% रहा। यानी अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी से सीएनबीसी आवाज करीब 2 गुना बढ़ा है। अंग्रेजी बिजनेस चैनल तो आवाज के मुकाबले कहीं ठहरते ही नहीं है। सीएनबीसी आवाज ईटी नाउ से 11 गुना, एनडीटीवी प्रॉफिट से 37 गुना और ब्लूमबर्ग से 110 गुना बढ़ा है। सीएनबीसी आवाज को नंबर 1 बनाए रखने के लिए हम आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी ऑटो एक्सपो की और उसमें हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं ये बता रही है हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा। मुग्धा।
बहुत सारी गाड़ियां दिखी हमें आज ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन। सारी डिटेल्स लेकर आएंगे आपके लिए इस ब्रेक के बाद। टीम लीज आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। ये इशू 66 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा करीब 10 गुना से ज्यादा भरा है। इसके अलावा क्यूआईबी हिस्सा 27 गुना और एचएनआईज का हिस्सा 185 गुना भरा है। लेकिन कर्मचारियों के लिए रखे गए कोटे का सिर्फ आधा हिस्सा ही भर पाया है। कंपनी के आईपीओ से करीब 426 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। टीम लीज ने आईपीओ का प्राइस बैंड 785 से 850 रुपए रखा था। कंपनी रकम का इस्तेमाल विस्तार योजनाओं में करेगी। और यहां पर खराब बाजार में भी टीम लीज के आईपीओ को धुआंधार रिस्पांस मिलने के बाद बाजार के भरोसे को ही दिखाता है। दरअसल कंपनी का बिजनेस मॉडल ही इतना जोरदार है, ये बात कही है टीम लीज के चेयरमैन मनीष सभरवाल ने। उनसे बात की आवाज संपादक संजय पुगलिया ने। पिछले 12 साल में हमने 14 लाख लोगों को नौकरी दी। किसी एक दिन में हर दिन हमारे पास 1,10,000 एम्प्लॉई होते हैं 5,000 सिटीज में। एवरेज एज सिर्फ 20 वर्ष होती है और 60% के पास बैचलर्स डिग्रीज है। एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत बड़ी है, इसलिए हमने रिपेयर और प्रिपेयर की 2-3 चीजें शुरू करी। इंडियाज फर्स्ट वोकेशनल यूनिवर्सिटी जो हमने गुजरात में शुरू करी है गवर्नमेंट के साथ, अब एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया है। तो हम ये सोचते हैं कि इंडिया की जो पीपल सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स है, ये कैंसर और क्लाइमेट चेंज की तरह प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। तो टीम लीज का ये सिंपल केस है कि ये मैचिंग रिपेयर और प्रिपेयर प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा कर सकती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम्स हैं। रुक करेंगे कुछ राजनीति की खबरों का। बीजेपी शिवसेना की सरकार में कांग्रेस और एनसीपी के दिग्गज नेताओं पर शिकंजा कस रहा है। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के। जी हां, पिछले कुछ दिनों में जिन नेताओं के खिलाफ एक्शन हुआ है उनमें पूर्व सीएम अशोक चव्हाण और पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के भतीजे और शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं। ये सही है कि इन सब पर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार ने महाभारत छेड़ दी। शख्सियत 3 लेकिन किस्मत एक जैसी। किसी पर केस चलने वाला है, कोई गिरफ्तार हो गया तो किसी को नोटिस मिल गया है। एक बात तीनों में और कॉमन, तीनों मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के विरोधी खेमों से है। जाहिर है सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी शिवसेना विरोधियों को निपटाने में जुट गई है? आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में 33 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन अशोक चव्हाण का बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन जनवरी में सीबीआई ने राज्यपाल से चव्हाण पर केस चलाने की अनुमति मांगी। राज्यपाल ने महाराष्ट्र कैबिनेट से पूछा और महीना बीतते बीतते इजाजत मिल गई। रिजल्ट वहां के आए हैं जिसमें कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके बाद तत्काल इतने दिनों तक उन्होंने अशोक चव्हाण साहब पर कोई कार्रवाई नहीं की। रिजल्ट जैसे कांग्रेस सबसे बड़े पार्टी उभर के वहां जो पालिका चुनाव और बाकी चुनाव ग्रामीण चुनाव हो रहे थे, उसके बाद ये सिलेक्ट और चूज और सिलेक्ट करके लोगों को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है छगन भुजबल। भुजबल परिवार की कई कंपनियां चलाने वाले छगन के भतीजे समीर भुजबल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी का आरोप है कि इन कंपनियों के खातों में गड़बड़ी है और समीर के पास जवाब नहीं है। ईडी को लगता है कि एनसीपी सरकार में जब छगन डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो ठेके देने के एवज में इन कंपनियों को रिश्वत मिली थी और खातों में हेरफेर इसी पैसे को छुपाने के लिए की गई। सिर्फ यही दो नहीं है जिन पर मौजूदा सरकार ने शिकंजा कसा है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार समेत एनसीपी और कांग्रेस के 44 नेताओं को कोऑपरेटिव बैंकों के बोर्ड चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने अपने लोगों को लोन दिए। इस आदेश के खिलाफ कई नेता कोर्ट चले गए हैं। सिंचाई घोटाले में अजित पवार के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर महाराष्ट्र सरकार ने छेड़ी महाभारत, तो दिल्ली में भी सरकार को झटका लगा है। नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा सेटबैक है, झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के मैनेजमेंट कोटा और एडमिशन के 11 क्राइटेरिया खत्म करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बिना एलजी की सहमति के कोटे को हटाने का सर्कुलर जारी किया था। हाई कोर्ट का यह फैसला निजी स्कूलों के लिए एक बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। आज दिल्ली में चल रहे ऑटो एक्सपो का दूसरा दिन रहा। आज का दिन छोटी और कंसेप्ट कारों के नाम रहा। ऑटो एक्सपो में आज का दिन कॉन्सेप्ट कारों का रहा।
मारुति ने आज अपनी 2 कॉन्सेप्ट कारों से पर्दा उठाया। अर्बन कॉम्पैक्ट कार इग्निस और बलेनो का परफॉर्मेंस वेरिएंट बलेनो RS। कंपनी इन दोनों कारों को इसी साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च करने वाली है। इसके साथ ही महिंद्रा ने अपनी कॉन्सेप्ट कार XUV का कूपे वेरिएंट XUV एरो भी शोकेस किया, जो इसी साल भारतीय सड़कों पर दौड़ेगी। माना जा रहा है कि XUV 500 का ही इंजन इसमें भी होगा और इसकी कीमत करीब 12 से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। वहीं फिएट ने अपनी नई पुंटो के लॉन्च के साथ नई लीनिया और अर्बन क्रॉस कार पर से पर्दा उठाया, जो जल्द ही लॉन्च होगी। और इन शानदार कारों को देखने के लिए कई सेलिब्रिटीज भी ऑटो एक्सपो में पहुंच रहे हैं। अभिनेत्री गुल पनाग भी वहां पहुंची, सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं प्योरली एज अ बाइक लवर आई हूँ, क्योंकि आपने मुझे स्टेज पर नहीं देखा। अगर मैं एज एनीथिंग एल्स आई होती तो मैं शायद कुछ और कर रही होती स्टेज पर। आई एम अ ह्यूज ऑटो एंथुसियास्ट, बाइक्स और कार्स मुझे बहुत पसंद है और 2 साल में एक बार होता है ऑटो एक्सपो। ये इवेंट में कभी मिस नहीं करती। चलिए, तो गुल पनाग कभी मिस नहीं करती, आप भी मिस मत कीजिए, क्योंकि हम ऑटो एक्सपो की हर इवेंट की हर कवरेज आप तक सीधी पहुंचा रहे हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आवाज at 9 में, तब तक के लिए नमस्कार।